हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी PT 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन कर रहे थे, तो हमने आई थिंक इसमें हाफ मैगजीन कवर कर चुके हैं। तो गाइस, मैं 3 या 4 दिन में इसको कवर करा दूंगी, क्योंकि आपको भी पता है मेरा एम यही है कि मैं अगस्त एंड तक क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक की मैगजीन क्या है इनको कवर करा के फिर हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिवीजन कर सकें, टेस्ट कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। IUCN एंड IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया। गाइस, ये आपको वैसे ही पता ही होगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, IUCN की कैटेगरीज में कितने तरह की कैटेगरीज हैं। देखो, सबसे पहले होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हम स्पीसीज को तब बोलते हैं जब उसका जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी मर चुका होता है, और अगर टाइम अप्रोप्रिएट सर्वेज जो भी हमने किए हैं और हमने उसमें एक भी सिंगल इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने में अनेबल रहे हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या मतलब होता है कि कोई स्पीसीज है तो, लेकिन वो सिर्फ मेंबर तभी सर्वाइव कर रहा है अगर हमने उनको कैप्टिविटी में रखा हो या फिर हमें उसे आर्टिफिशियल सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड द हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल रेंज। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हम उस स्पीसीज को बोलते हैं जब या तो वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है, साथ में क्या है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 80 से 90% की ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है, और जो अभी करंट जो उसका पॉपुलेशन साइज है उसमें सिर्फ 50 इंडिविजुअल या 50 इंडिविजुअल से कम ही बचे हैं। एंडेंजर्ड कैटेगरी हम उन स्पीसीज को बोलते हैं जब उनका वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है और जो उनकी पॉपुलेशन है वो रैपिडली डिक्लाइन हो रही हो, और 50 to 70% ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है, और जो उनकी करंट पॉपुलेशन है वो सिर्फ 250 इंडिविजुअल्स या उससे कम रह चुकी हो। ठीक है, वल्नरेबल में हम उन कैटेगरी में उन स्पीसीज़ को लोग को बोलते हैं जो वही वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है और जो उसकी पॉपुलेशन है ऑलरेडी काफ़ी मतलब कि डिक्लाइन हो रही है, और 30 to 50% डिक्लाइन हो चुकी है पिछले 10 सालों में, और अभी जो करंटली जो पॉपुलेशन है वो उसकी 1000 इंडिविजुअल से कम रह चुकी है। नियर थ्रेटन में हमने मेनली उन स्पीसीज़ को डेजिग्नेशन देते हैं विच आर क्लोज टू बीइंग थ्रेटन, मतलब कि वो थ्रेटन हो सकते हैं, मतलब वो क्लोज हैं उतने। ठीक है, एंड मे मीट द क्राइटेरिया फॉर थ्रेटन स्टेटस इन द नियर फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या मे बी वो नियर थ्रेटन में मतलब कि आगे और वल्नरेबल भी हो सकते हैं। लीज कंसर्न में हम उन स्पीसीज को रखते हैं जो कि मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा है मात्रा में अब्यूंडेंट है, और उनको भी केयरफुल असेसमेंट हमने कर लिया। डाटा डिफिशिएंट यही होता है कि उन स्पीसीज होते हैं जिनका भी अवेलेबल डाटा इतना होता ही नहीं है कि हम उनको ये पता लगाएं कि यार वो एक्सटिंक्शन में रिस्क पे है या नहीं। ठीक है, तो इसमें यह कि कंप्लीट असेसमेंट अभी परफॉर्म ही नहीं होती है। नॉट इवैल्यूएटेड में वो कैटेगरी उन स्पीसीज की होती है डिस्क्राइब्ड बाय द साइंस बट नॉट असेस्ड बाय द IUCN। ठीक है, तो तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ जो न्यूज़ में थी जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देखो उनका स्टेटस आपको पता चल रहा है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जरा देख लेते हैं। देखो, मैमल्स में क्या है, श्रीव, रैट, स्क्विरल, केवेट, रेनोक्सिड। तो उनकी क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि श्रीव के अंदर कौन कौन से अंडमान व्हाइट टूटेड श्रीव, जेंकिंस अंडमान स्पाइनी श्रीव, निकोबार व्हाइट टॉल्ड श्रीव, रैट में लार्ज रोक रैट या फिर अल्वीरा रैट, स्क्विरल में नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, किविट में मालाबार किविट, रिनोस में सुमत्रा निवर्त या फिर जावान रिनोस। ये सब क्या है मैमल्स की कैटेगरी में। तो बर्ड्स में भी देखो कितने तरह के माइग्रेटरी, नॉन माइग्रेटरी, ग्रासलैंड, वल्चर्स, अदर्स। माइग्रेटरी स्पीसीज में मेनली बेयर्स, पोचार्ड आता है, स्पीटन, क्रोन, स्पून बिल्ड, सैंड पेपर। नॉन माइग्रेटरी में वाइट बिल्ड हेरोन आता है। ग्रासलैंड स्पीसीज में बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस तो हम पढ़ भी चुके हैं, जेडोन्स, कोर्सर या सोशेबल, लॉपिंग आता है। वल्चर्स में इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, वाइट बैक्ड वल्चर। यूपी गवर्नमेंट ने भी स्टेट फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर भी ओपन किया जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ पे किया, यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो गाइस आपको पता होना चाहिए जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो कि हरियाणा में भी है, पिंजौर में, वो पहला कंजर्वेशन सेंटर था इस मतलब कि वल्चर्स के लिए। अदर्स को है हिमालयन क्वेल या पिंक हेडेड डक। रेप्टाइल्स में देखा जाए तो क्रोकोडाइलिन है वो घड़ियाल है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। टर्टल में हॉबिक्स टर्टल, फोर्ट वर्ड रिवर टेरापिन, रेड क्राउन रूफ टर्टल या फिर बंगाल रूफ टर्टल। ठीक है, एम्फीबियंस में जो फ्रॉग में है देखो आप कितने सारे आप पढ़ लेना यार, ये केरला इंडियन फ्रॉग, चार्ज जो। ठीक है, तो कोई ये सब कहना ये सब रट्टा लगाने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोड में टाइगर टोड हो गया। फिशेस में शार्क को सॉफिश में देख लो, पौंडीचेरी शार्क, गंगा शार्क, लार्ज टूथ सॉफिश या लॉन्ग कोम सॉफिश या नैरो स्नाउट सॉफिश। कोरल्स में देखो फायर कोरल्स हैं। स्पाइडर्स में जो रामेश्वरम ऑर्नामेंट और रामेश्वर पैराशूट स्पाइडर है। गुगी तरंतुला है, मेटालिक तरंतुला है और पीकक तरंतुला है। रिसेंट चेंजेस क्या गए हैं IUCN रेसिस में, जो पिग्मी होम था जिसका स्टेटस पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था उसे एंडेंजर्ड में कर दिया। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोंडना रेड था जिसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड था उसे भी एंडेंजर्ड में किया। फॉरेस्ट ओलेट उसका भी स्टेटस हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड किया। बाकी जो सिस्पारा डे डाको है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटन किया। देखो कितना अच्छा इसका मतलब कि हमने पॉपुलेशन कितने अच्छे से इंक्रीज करी है। लेदरबैक टर्टल्स को देखा जाए तो इसका स्टेटस हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड से वल्नरेबल किया है। नाइफ टूथ सॉफिश देखा जाए इसका स्टेटस भी हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड किया। तो गाइस ये जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि IUCN रेड लिस्ट में क्या चेंज है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी क्या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करी है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ईयर 2019 की। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है ये 2 साल में एक बार असेसमेंट करता है। बाई एनुअल असेसमेंट का मतलब होता है 2 साल में एक बार करता है। कंट्रीज़ के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं या फिर इंडिया जो भी है वो सारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में रहता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये एक जो प्राइमरी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के
के अंडर है और रिस्पॉन्सिबल है किस तरह से असेस करता है और मॉनिटर करता है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को, ठीक है। 1987 से ये कर रहा है, इस फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को असेस करता है और अभी तक 15 असेसमेंट ला चुके हैं। अभी तो 2019 में ये वो 16 सीरीज़ थी। देखो पहले ही कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर हम उन लैंड्स के कवर को बोलते हैं। Forest covers refers to all lands more than 1 hectare in area with a tree canopy density of more than 10% irrespective of ownership and legal status। मतलब 1 हेक्टर के एरिया में अगर 10% से ज़्यादा वहाँ ट्री की डेंसिटी है, कैनोपी है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओनरशिप या लीगल स्टेटस, ठीक है। सच लैंड में नॉट नेसेसरी भी जरूरत नहीं है कि इन लैंड्स को आपने फॉरेस्ट एरिया में रिकॉर्ड किया भी हो। इसमें इंक्लूड ऑर्चर्ड्स, बैम्बू, पाम, ये सब रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये जो फॉरेस्ट एज अ नाम फॉरेस्ट रिकॉर्ड होते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर। इसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड एरिया इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि किसके अंडर होता है? प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट 1920 तक। ग्रीन वाश क्या होता है? ये एक्सटेंट ऑफ वुडेड एरिया जनरली जो कि शोन होता है लाइट ग्रीन कलर में ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफी। ट्री कवर क्या होता है? देखो वो ट्री पैचेस जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड होते हैं, एक्सक्लूसिवली मतलब फॉरेस्ट कवर के आउटसाइड जो भी ट्री पैचेस होते हैं एंड लेस देन द मिनिमम मैपेबल एरिया ऑफ 1 हेक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्री कवर। कार्बन स्टॉक देखो, कार्बन स्टॉक नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा कितना मतलब कि प्लांट्स हैं या जो भी हैं जो क्या करें? कार्बन को कैप्चर करें, ठीक है। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट हैज़ बीन सिक्वेस्ट्रेड। देखो कार्बन स्टॉक, क्योंकि हम फॉरेस्ट की बात करें तो मेनली इसमें प्लांट लेंगे कि कितने प्लांट्स हैं जो हमारा कार्बन क्या करें? कैप्चर करें, ठीक है। तो यही है। ओपन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? लैंड्स विद फॉरेस्ट कवर, मतलब कि वो लैंड जिसमें फॉरेस्ट कवर है उसकी डेंसिटी है वो 10 to 40% है। डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? मेनली जो डेंसिटी होती है फॉरेस्ट टी डेंसिटी होती है वो 40% अबव होती है। इसके अंदर भी दो होते हैं, मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है? जब जो कैनोपी डेंसिटी होती है 40 to 70% होता है। वेरी डेंस में क्या होता है? जब कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या हाईलाइट्स है, जरा ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हम नेशनल लेवल देखें, देखो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री का वो 21.67% है ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, और जो ट्री कवर है वो हमारा एस्टिमेट है अराउंड 2.89%। जो टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा 24.56% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। लास्ट असेसमेंट में ये कितना था? 24.39%, मतलब कि माइन्यूट हमारा बड़ा। इंक्रीज हुआ हमारा 0.56% फॉरेस्ट कवर में और 1.29% ट्री कवर में। और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर दोनों को देखा जाए तो 0.65% हमारा इंक्रीज हुआ नेशनल लेवल पे एज कम्पेयर टू प्रीवियस असेसमेंट जो 2017 में होता। अगर हम वेरी डेंस फॉरेस्ट को देखा जाए, जिसका मतलब जिसमें हमने पढ़ा जो 70% या उससे ज़्यादा होती है, वो इंक्रीज हुआ है 112 स्क्वायर किलोमीटर ओवर द मतलब 2017 के रिकॉर्ड में। अगर फॉरेस्ट कवर विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वाश देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा डिक्रीज मिला 0.05%, वेयर देर जबकि इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया उसके आउटसाइड जो है फॉरेस्ट कवर बड़ा है, लेकिन विद इन क्या है थोड़ा सा बड़ा घटा है 0.05%। अगर हम हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो वो 40.30% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। करंट असेसमेंट में हमने देखा इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा 0.19%, 140 हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री में, ठीक है। अब स्टेट वाइज देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। और अगर इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफी मतलब अगर परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 5 स्टेट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड का। इसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेट पीसेस तो क्वेश्चन पूछता ही रहता है, ठीक है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखे गए तो वो 65.05% है ऑफ इट जियोग्राफिकल एरिया, जिसमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला 0.45% सिंस 2017, एक्सेप्ट असम और त्रिपुरा में हर स्टेट्स में क्या है फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। जो टॉप 5 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट, जो जिस स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 5 स्टेट्स वो कौन से? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कितना स्क्वायर किलोमीटर है वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और जो टोटल फॉरेस्ट कवर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में वो 37.54% है ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। मतलब अगर जो 100 किलोमीटर के में अगर वो रहते हैं तो उसमें से 37% जो मतलब 37 किलोमीटर है उसमें क्या उन्होंने पेड़ उगा रखे हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का अगर देखा जाए, ठीक है। अब वेटलैंड्स का देखेंगे, अगर हम बड़ी स्टेट्स में देखा जाए तो गुजरात के पास लार्जेस्ट एरिया वेटलैंड है और उसके बाद क्या है फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। अगर स्मॉलर स्टेट्स और यूटीज़ में अगर देखा जाए तो पुंडुचेरी में सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड है, उसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इन द कंट्री एज होल देखा जाए तो 62466 हमारे पास वेटलैंड्स हैं, जिसके अंदर हमारा 3.83% एरिया क्या है कंटेन कर रहा है किसका? वेटलैंड का, ठीक है। और जिसमें
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के विद इन इतना है, बाकी 8.13% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स आर रिकॉर्डेड विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब मैंग्रोव कवर देख लेते हैं। देखो मैंग्रोव कवर है इंक्रीज हुआ 54 स्क्वायर किलोमीटर का, और कंपेयर टू 2017 असेसमेंट जो मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये मेन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है 42.45%, उसके बाद गुजरात में 23.66%, और उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में 12.39%। और जो मैंग्रोव कवर है कंट्री में वो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, जो कि टोटल कंट्री के जोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। अबाउट जो 40% ऑफ वर्ल्ड का मैंग्रोव कवर है वो मेनली साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में पाया जाता है, जबकि इंडिया में कितना है 3% ऑफ टोटल मैंग्रोव एरिया कवर इन द साउथ एशिया। अब फॉरेस्ट फायर जरा इसका देख लेना, 21.4% ऑफ जो फॉरेस्ट कवर है हमारा कंट्री का वो वल्नरेबल है एक्सट्रीमली फायर प्रोन का। जो मोस्ट ऑफ द फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया वो मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में। जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर है या तो ओपन फॉरेस्ट एरिया में है या फिर मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट में है। देखो कार्बन स्टॉक देखा जाए, मतलब कि वो प्लांट जो हमारा कार्बन क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो उनका जो क्या है हमारा जो टोटल कार्बन स्टॉक है 7124 मिलियन टन है, जो कि इंक्रीज हुआ है कितना 42.6 मिलियन टन 2017 से। इंडिया का जो गोल है एज पर द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हम क्या चाहते हैं, हम एडिशनल कार्बन से कितना बना सके 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एडिशनल और फॉरेस्ट ट्री कवर बनाना पड़ेगा 2030 तक। जो सोयल ऑर्गेनिक कार्बन है वो 56% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री। अब बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं, तो मैक्सिमम ट्री डाइवर्सिटी है वो कहाँ पे, ट्री डाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है, डाइवर्सिटी मतलब तरह तरह के पेड़, वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट मेनली तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। कर्नाटक के पास मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस है ट्रीज़ की, अरुणाचल के पास भी मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस है फॉर श्रब्स की, और जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस है हर्ब्स की, ठीक है। तो आपने देख लिया किस तरह से ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स की किस किस के पास ज़्यादा वो है, जबकि अरुणाचल प्रदेश ऐसा है जिसके पास तीनों की स्पीसीज, मतलब कि प्लांट ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स तीनों की स्पीसीज रिचनेस है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। बैम्बू कवर देखा जाए तो हमारा जो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया है वो कितने किलोमीटर है, 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंक्रीज़ हुआ कितना 3,229 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ एज कम्पेयर टू 2017। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरिया है, उसके बाद महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। अब क्या है, जो लोग फॉरेस्ट पे मेनली डिपेंड रहते हैं ड्यू टू द फ्यूल वुड, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहते हैं, और फोडर के लिए मेनली स्मॉल टिम्बर है बैम्बू के लिए, वो मेनली मध्य प्रदेश में रहते हैं। अब स्टॉक ग्रोइंग स्टॉक क्या है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द ट्रीज ग्रोइंग लिविंग इन द फॉरेस्ट और स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इट। जो टोटल ग्रोइंग स्टॉक है वो और वुड इन द कंट्री वो मतलब बड़ा है 5,915.6 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। जो एवरेज ग्रोइंग स्टॉक है पर हेक्टर, जो एरिया अगर फॉरेस्ट के एक हेक्टर में देखा जाए वो 55.69 क्यूबिक मीटर है। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रा देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट फायर इन इंडिया है, नंबर ऑफ देखो 37,059 फायर अभी ये 2018 में डिटेक्ट हुई है, किसके द्वारा, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सेंसर डाटा के अकॉर्डिंग। इसके फॉरेस्ट इन्वेंटरी रिकॉर्ड के अंदर देखा गया जो हमारा इंडिया का मोर देन 60% ऑफ फॉरेस्ट है वो वल्नरेबल है तो फॉरेस्ट फायर, और इसमें तो मोर देन 95% ऑफ फॉरेस्ट फायर था उनका कोज क्या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। कुछ स्टेप्स भी गवर्नमेंट ने लिए गए हैं ताकि हम इन फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट कर सकें या मिटिगेट कर सकें। तो क्या क्या ले रखा है, नेशनल प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 2 है जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। अब ये देखो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, आपको पता ही होगा किस तरह से ऑस्ट्रेलिया जब जूझा था। ऑस्ट्रेलिया का जो डेडली फायर हुआ है वो किस वजह से हुआ है, देखो एक्सट्रीम हीट हुआ है, प्रोलॉन्ग ड्रोट और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। जो बुश फायर जब इतनी बिग हो जाती है ना तो क्या है वो अपना ओन वेदर खुद जनरेट करती है, जिस वजह से क्या है वो खुद पे खुद क्या अपनी आग बन जाती है। ये क्या करते हैं, कुछ जनरेट करते हैं, पाइग्रो कैप्स क्लाउड्स करते हैं। ये एक तरह का क्लाउड होता है जिसमें क्या है जो सोर्स ऑफ हीट क्या अपने आप ऊपर बनती है, जो वाइल्ड फायर है वोल्केनिक इरप्शन की तरह होता है, ठीक है। तो गाइस ये देख लेना, ठीक है, किस तरह ये ऑस्ट्रेलियन बुश फायर का आपको पता ही होगा, ठीक है। अब क्या है स्पेशल फीचर्स, देखो अब जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या स्पेशल फीचर, देखो क्या है, इन्होंने एक ऐड किया है एक्सटेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन द कंट्री, इसको हमने क्या करा ऐड किया है, ठीक है। ये पहली बार हमने फर्स्ट टाइम किया है इस 2019 में। असेसमेंट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, मतलब कि प्लांट की भी डाइवर्सिटी है, इसे भी हमने फर्स्ट टाइम करा, फर्स्ट एवर अटेम्प्ट हैज़ कैरिड आउट, ठीक है। हर एक स्टेट और हर एक यूटीज़ में हमने देखा है, ठीक है। 16 फॉरेस्ट टाइप रिफाइंड फॉरेस्ट टाइप मैप ऑफ इंडिया, एक हमने न्यू एक्सरसाइज करी फॉर रिफाइनिंग एंड अपडेटिंग द फॉरेस्ट टाइप्स एज पर द लेटेस्ट बेसलाइन फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ये हमने 2016 में इनिशिएट किया था लेकिन अभी कंप्लीट किया हमने 2019 में। हमने क्या किया, जो फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज है उन्हें भी मैप किया पहली बार। हमने जो फॉरेस्ट एरियाज में जो वेटलैंड्स हैं उन्हें भी पहली बार क्या किया ऐड किया। फॉरेस्ट कवर ऑन स्लोप्स, मतलब कि जो स्टीप स्लोप्स पे जो फॉरेस्ट कवर है उन्हें भी हमने पहली बार किया। इससे हमें पता चला जाएगा कि हाँ यार, इससे क्या है कि हमारा जो अगर स्टीप स्लोप्स पे क्या है फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो माउंटेन्स की स्टेबिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है। तो ये भी हमने स्टार्ट किया। मेजर इन्वेजिव स्पीसीज, इसमें भी हमने मतलब कि नज़र डाली है, क्योंकि जो इन्वेजिव स्पीसीज है वो जो हमारा ओरिजिनल वहाँ का जो
सिस्टम होता है उसे कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। तो इन्वेजिव स्पीसीज कहीं ना कहीं थ्रेट होता है टू द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होएगा, जो भी इन्वेजिव स्पीसीज वो हर एक स्टेट और यूटी को कलेक्ट करना है। ठीक है, वो ठीक है, तो यही बात है। इसमें देखो मेनली जो इन्वेजिव स्पीसीज है, देखो एक तो क्रोमेलिया ओल्ड्राटा है, लेंटनाटा कमारा, देखो पढ़ लेना, या इसको जो नाम भी पढ़ने नहीं आ रहा है, इसके कासिया तोरा, गिन्सोगा, परवीफ्लोरा, एग्रेंथे कोंजिंग, पता ठीक है, पढ़ लेना। अब इंपॉर्टेंट जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्पीसीज है, देखो न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, जनरेट हुई है फ्रॉम द फॉरेस्ट इन्वेंटेड डाटा अबाउट द टॉप 5 नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्पीसीज। जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है ऑफ मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड विलेजेस लिविंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीम्ड फॉरेस्ट, देखो अभी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने रिसेंटली स्टेट्स को बोला है कि आप अपना क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करें डीम्ड फॉरेस्ट। अब ये डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है, देखो ये कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो ना कि जो या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नोटिफाई किए होते हैं, लेकिन ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होते एज अ फॉरेस्ट, ना ये रिकॉर्ड होते हैं ना नोटिफाइड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट्स को ऑर्डर किया कि आप आइडेंटिफाई करो और फिर इन्हें क्लासीफाई करो एज अ डीम्ड फॉरेस्ट। ऐसे जो डीम्ड फॉरेस्ट है वो हमारे अबाउट 1% है ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट को भी आप लीगल कैटेगरी में डालोगे फॉरेस्ट इन टर्म्स से। देयर आर कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट मेंशन इन द, कहीं एरियाज में स्टेट्स में क्या है वो एक फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट एक्ट और मध्य प्रदेश स्टेट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ये आते हैं। हाउएवर देयर स्टेटस इन सेवरल स्टेट्स स्टिल अनक्लियर, पर कुछ स्टेट्स में क्या है अभी भी जो इसका स्टेटस है वो अभी भी अनक्लियर है। आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। अभी क्या, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया का कमिटमेंट है कि वो डेजर्टिफिकेशन से फाइट करेगा, तो इस कमिटमेंट के लिए क्या है इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि भी वो स्मॉल स्केल पर उसने लॉन्च किया कि जाके जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप है उन्हें वो रिस्टोर करेगा। अभी मेनली 5 स्टेट्स में स्टार्ट किया ताकि हम वो क्या वहाँ पर क्या कर सकें, जो डिग्रेडेड लैंड है उन्हें रिस्टोर कर सकें। ठीक है, अभी क्या ये जो अनाउंसमेंट है इसने कब लिया था, 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ किस पे, UN कन्वेंशन और टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन में, जो कि 2019 में इंडिया के द्वारा होस्ट किया। अभी इंडिया ने क्या 2 साल के लिए प्रेसिडेंसी ले लिया चाइना से, अभी क्या 2 साल तक या 2021 तक क्या इंडिया ही होस्ट करेगा। प्रोजेक्ट कौन इंप्लीमेंट करेगा, जो हमारा नेशनल एफोरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड है ना, वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ IUCN। फर्स्ट फेज़ में क्या, अब मैंने बताया ना 5 स्टेट्स में इंप्लीमेंट होगा, कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटका। अब बड़ा ये पढ़ लेते हैं जो नेशनल एफोरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड है क्या। देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ही है, 1992 में सेटअप हुआ था। ये रिस्पॉन्सिबल है किस तरह से एफोरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए, ट्री प्लांटिंग को, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को और इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इन द कंट्री। अब जरा फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करना है, हमें जो इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी है उसे रिकॉन करना है और जो भी डिफॉरेस्टेड या डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप है इन्हें रिस्टोर करना है ताकि हमारा जो ह्यूमन वेलबींग है हम उन्हें बूस्ट कर सकें। ठीक है, देखो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में हम क्या करेंगे, मेनली डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ करेंगे, जैसे न्यू प्लांट करेंगे, नेचुरल रीजनरेशन मैनेज करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, लैंड मैनेजमेंट को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जो लैंड यूजेस है उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, एग्रीकल्चर को इंक्लूड करेंगे, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कुछ प्लांटेशंस को मैनेज करेंगे या रिवर साइड प्लांटिंग, कुछ बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, अब हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इसमें क्या है, तो इंडिया का जो एनवायरमेंट कमिटमेंट है कि हाँ हमें क्या करना है, क्योंकि इंडिया का प्लेज किया कि हमें कार्बन, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हमें क्या करना है 2030 तक जो अपना कार्बन 2.5 to 3 बिलियन टन क्या है और ऐड करना है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें क्या है इंडिया को क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना ही पड़ेगा। साथ में क्या है हमारा बोन चैलेंज में भी कमिटमेंट है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है COP 2025 पेरिस एग्रीमेंट में हमें बोला है कि हम बोन चैलेंज के अगेंस्ट हमने ब्लेज किया हुआ है कि हम क्या करेंगे 2020 तक क्या हम 150 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया हमारा उसको वो रिस्टोर करेंगे और बाकी 2030 तक हम 350 मिलियन जो हेक्टेयर का एरिया उससे हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। तो इस अंडर दिस इंडिया क्या करेगा, पहले 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा बाय 2020 और बाद में फिर 8 मिलियन हेक्टेयर को और रिस्टोर करेगा 2030 जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट टारगेट है अमंग ऑल द एशियन कंट्री। अब जरा देख लेते हैं कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रिलीजेस वेस्टलैंड एक्ट। देखो अभी के वेस्टलैंड एक्ट 2019 रिलीज करी किसने, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। देखो ये 5th एडिशन है जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने कैरी किया यूजिंग द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा। इस एटलस में यही है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा कितने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्टलैंड एरियाज है, इंक्लूडिंग उन्हें मैप भी करेगा, जैसे कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ अनमैप्ड एरिया उन्हें मैप किया। इससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस एरियाज किस स्टेट में कितने वेस्टलैंड हैं और हम उन्हें किस तरह प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं थ्रू वेरियस लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, या जो कुछ 6 प्रोग्राम चल रहे हैं किस तरह से हम उन्हें डील कर सकते हैं। Forest+2 अभी क्या है, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या और इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑफिशियली लॉन्च किया Forest+2। देखो Forest+2 का 5 साल का प्रोग्राम है। इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे टूल्स और ऐसे टेक्निक्स डेवलप करेंगे जिससे हम इकोसिस्टम को बेटर मैनेज कर सकें
और जो हमारा फॉरेस्ट लैंडस्केप को हम अच्छे से मैनेज कर सकें। देखो ये दिसंबर 2018 में इनिशिएट हुआ था। आफ्टर जो फॉरेस्ट प्लस जो कंप्लीट हुआ था प्रोग्राम, वो 5 साल का था, वो 2017 में कंप्लीट हो गया था। तो फॉरेस्ट प्लस जो प्रोग्राम था जो पहले 5 साल के लिए चला था, वो फोकस किस पे करा था कि किस तरह से हम इंडिया की कैपेसिटी बिल्ड कर सकें ताकि हम किस में कामयाब हो सके, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखो जो फॉरेस्ट डिग्रेड होता है या डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे क्या होता है, एमिशंस क्या होती है, निकलती हैं, तो हमें क्या करना है, उसे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यही हमारा एम था फॉरेस्ट प्लस में। अब अंडर फॉरेस्ट प्लस में क्या है, फील्ड टेस्ट हमने क्या करना था, इंडियन फॉरेस्ट को मैनेज करना था। उसके लिए हमने क्या करा, फील्ड टेस्ट किया, इनोवेटिव टूल्स या अप्रोचेस यूज़ करी। ठीक है, लाइक हमने क्या करा, सिक्किम में बायो ब्रिगेड्स को प्रमोट किया, सोलर हीटिंग सिस्टम को प्रमोट किया, किसमें, रामपुर में, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल कहाँ पे, होशंगाबाद में। अब हमने क्या है, अब फॉरेस्ट प्लस 2 प्रोग्राम को टारगेट्स अचीव करने के लिए हमने 3 फोकल पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब कि करें। डेवलपिंग टूल्स फॉर मैनेजिंग फॉरेस्ट फॉर मल्टीपल सर्विसेज, डेवलपिंग इंसेंटिव बेस्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवरेजिंग फाइनेंस, मतलब कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अनलॉकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद कंसर्न। अब क्या है, जो मेनली पीपल जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम उनके लिए क्या करेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करेंगे और उन्हें क्या बोलेंगे कि वो कंजर्वेशन सेटअप करेंगे, कंजर्वेशन एंटरप्राइजेज एंड मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अब गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए रेड प्लस है क्या। देखो ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉल्यूशन है जो कि पार्टीज ने डेवलप किया था टू यूएन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, किस तरह से जो हम एमिशन है रिड्यूस कर सके फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। जो रेड प्लस इंसेंटिवाइज है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि क्या वो अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें बाय ऑफरिंग रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर एक्शन टू रिड्यूस एंड रिमूव फॉरेस्ट कार्बन एमिशन। ठीक है, अब क्या फॉरेस्ट प्लस के अंदर हमने क्या क्या अचीवमेंट करी थी, हमने इकोसिस्टम हेल्थ पे करा था मेनली, क्योंकि हमने देखा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को जो एक मेन बड़ा रीज़न है वो फ्यूल बेड एट्रैक्शन है। तो USAID ने मेनली क्या करा, इनोवेटिव डिसीजन ले कि किस तरह से हम जो फ्यूल बेड मैनेजमेंट पे क्या कर सकें, फोकस कर सकें। क्योंकि देखो जो मेन आपका कोज है, अगर हम उसी पर फोकस करेंगे तो क्या है, हमारा वो सोल्यूशन जल्दी अचीव होगा। ठीक है, तो उसने क्या फिर आई फॉरेस्ट लेके आया था ताकि हम फ्यूल बोर्ड को मैनेज कर सकें। फिर उन्होंने क्या करा, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग स्टार्ट करी। USAID ने कह रहा है एक इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप करी जिससे क्या करेंगे, वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और कार्बन इन्वेंटरीज को वेरीफाई करेगा, इंक्लूडिंग एम फॉरेस्ट, एक तो मोबाइल फोन ऐप फॉर फॉरेस्ट इन्वेंटरी डाटा। ठीक है, अब देखो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गाइस, ये हमने शायद आज की जो टेस्ट सीरीज है, अब कल की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हमने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ा था, मियावाकी स्टाइल एफॉरेस्टेशन। उसमें लिखा था कि मियावाकी किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए एफॉरेस्टेशन टेक्निक थी। केरल गवर्नमेंट ने अभी मियावाकी मेथड अडॉप्ट किया है फॉर एफॉरेस्टेशन, कहाँ पे, स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। ये टेक्निक को कौन मतलब कि साथ में देखा, जापानी से एक बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी, वो क्या करेंगी, इनको पायनियर करेगी। इसमें ये है कि हमें क्या करना है, नेटिव ट्रीज़ मतलब कि ट्रीज़ उगाने हैं, डेंस प्लांटेशन करनी है, मिमिकिंग फॉरेस्ट सेटिंग करनी है। एक ये सेटिंग है, इस सेटिंग से क्या होगी, जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो 10 टाइम फास्ट होगी और जो डेंसिटी होगी वो भी 30 टाइम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आज की क्लास न्यूज़ पढ़ लेते हैं। मोबाइल ऐप एम हरियाली, अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एम हरियाली ऐप लॉन्च करी ताकि हम जो पब्लिक एंगेजमेंट मतलब लोगों को हम क्या कर सकें, एनकरेज कर सकें, आम जनता को एनकरेज कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाए और ग्रीन ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करें। इसमें क्या जो एम हरियाली ऐप में क्या आएगा, ये ऑटोमेटिक जियो टैगिंग करेगी प्लांट्स की। इससे क्या आएगा, इट विल एनहेंस इनेबल द नोडल ऑफिसर्स टू पीरियडिकली मॉनिटर द प्लांट। इससे क्या है, जो ऑफिसर्स होंगे वो प्लांटेशन को पीरियडिकली मॉनिटर कर पाएंगे। पीपल क्या कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो फोटोज़ हैं प्लांटेशन की, उन्हें अपलोड भी कर सकते हैं, विच इज़ लिंक टू ऐप एंड विल बी डिस्प्लेड ऑन अ वेबसाइट। सो गाइस आज के इतना ही रखते हैं, कल से हम अपना UN CCD पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।